हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में आप सभी को साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको याद कर लेना है और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दे दूंगा, तो जाकर सभी वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे कि आपका परसेंटेज अच्छा हो सके। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 से 30 नंबर तक आपका MCQ रहेगा, फिर आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। देखिए पहला नंबर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? पहला ऑप्शन है आधी होती है, दूसरा दोगुनी होती है, तीसरा तिगुनी होती है, चौथा चौथाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आधी होती है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर HDS ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सेट क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है। साइंस का, हिंदी का भी किया था, हिंदी का तो एग्जाम हो गया, साइंस का आपको मिल जाएगा। स्पेशली बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर क्वेश्चन सेट किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाकर सभी क्वेश्चन को, पांचों सेट को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक नंबर भी बाहर से नहीं आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है? पहला ऑप्शन है F पर है, या अनंत पर है, या C पर है, या C से आगे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, C पर स्थित है, C पर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए तीसरा नंबर, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है परवलिक दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अवतल दर्पण लगा हुआ होता है वाहनों के हेडलाइट में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए चौथा नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। पहला ऑप्शन दोनों अवतल, दूसरा दोनों उत्तल, तीसरा दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, और चौथा दर्पण उत्तल और लेंस अवतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दोनों अवतल हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 5 नंबर, लेंस का क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक मीटर है, डायोप्टर है, सेंटीमीटर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, डायोप्टर है। डायोप्टर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसको D से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक डायोप्टर है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, मानव नेत्र जिस भाग से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, यहाँ पर भाग होना चाहिए, भाग जिस भाग से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। पहला ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा पुतली, चौथा दृष्टिपटल। यानी कि प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग में बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दृष्टिपटल। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? पहला ऑप्शन है पुतली, दूसरा कॉर्निया, तीसरा परितारिका, चौथा रेटिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पुतली। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 8 नंबर, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को किससे दूर करते हैं? उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, या बायोफोकल लेंस से, या बेलनाकार लेंस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अवतल लेंस से। किससे? अवतल लेंस से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 9 नंबर, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है, ओम है, कूलम है, या एम्पियर है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट है, ओम है, कूलम है, या एम्पियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वोल्ट। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक याद कर लीजिएगा, वोल्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला
10 नंबर, निम्न में कौन पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है? निम्न में कौन पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा वोल्टमीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 11 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, कौन सा कण गतिशील करता है? परमाणु गतिशील करता है, या आयन, या प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इलेक्ट्रॉन गति करता है। कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 12 नंबर, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? पहला ऑप्शन है दक्षिण की ओर, दूसरा पूर्व की ओर, तीसरा अधोमुखी, चौथा ऊपरी मुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बन रहा है। किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संयोजन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 14 नंबर, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि जो चिप्स है वो खराब ना हो, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? कौन प्रबल अम्ल है? HCl, H2SO4, HNO3, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, HCl। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 16 नंबर, अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग या उपयोग होता है? देखिए, अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? पहला देखिए प्रतिजैविक, दूसरा पीड़ाहारी, तीसरा है एंटासिड, और चौथा एंटीसेप्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एंटासिड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 17 नंबर, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला देखिए एसिटिक अम्ल, दूसरा सिट्रिक अम्ल, तीसरा टार्टरिक अम्ल, चौथा लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सोल्डर, दूसरा पीतल, तीसरा कांसा, चौथा स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सोल्डर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 9 नंबर, एक अधातु जिसमें चमक होती है, एक अधातु जिसमें चमक होती है, कोयला, आयोडीन, सल्फर, या ब्रोमीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आयोडीन एक अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर, देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र। देखिए एल्काइन तीनों का सामान्य सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए पहला ऑप्शन है CnH2n+4, दूसरा ऑप्शन है CnH2n, तीसरा ऑप्शन है CnH2n+2, और चौथा CnH2n-2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 21 नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह। तो देखिए जितना भी प्रकार्यात्मक समूह है सबको आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का बताना है। पहला देखिए OH, दूसरा CHO, तीसरा CO, चौथा COOH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 22 नंबर, निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है?
पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 23 नंबर। पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा पहला दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए भोजन का स्थानांतरण पूछा गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, फ्लोएम। अगर यहाँ पर भोजन के जगह पर जल लिखा हुआ रहता तो जाइलम सही हो जाता। दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, भोजन के लिए फ्लोएम और जल के लिए जाइलम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 है, 3 है, 4 है या केवल 1 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2 है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 25 नंबर। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑक्सिन, तीसरा थायरोक्सिन, चौथा एड्रिनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जिसको डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन या दवाई लेना पड़ता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 26 नंबर। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रिनल, दूसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी और तीसरा मेडुला, चौथा थायराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पिट्यूटरी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 27 नंबर। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? किस विधि द्वारा जनन होता है प्लाज्मोडियम में? पहला मुकुलन, दूसरा बहुखंडन, तीसरा कायिक प्रवर्धन, चौथा बीजाणु समासंघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बहुखंडन, बहुखंडन के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट 28 नंबर। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फिलिपियन नली में या गर्भाशय में या फिलिपियन नली और गर्भाशय तक कहीं भी, और चौथा योनि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फिलिपियन ट्यूब में, फिलिपियन नली में मानव मादा में निषेचन होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर। एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? पहला XX, दूसरा XY, तीसरा XXX, चौथा XXY। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लड़कों में, पुरुषों में XY मिलता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि लड़कियों में या मादा में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट 30 नंबर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस O2 है, NH3 है, CO2 है या N2 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, CO2 है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी है लेकिन मीथेन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर CO2 हम लोग सही कर देंगे। तो आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। अब बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 नंबर की नहीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। 31 नंबर से देखते हैं। देखिए, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। तो इस तरीके से आप सभी को ड्रॉ करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है कि वस्तु को कहीं भी रख सकते हैं हम लोग, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वहीं पर रखकर उसी के अनुरूप आप लोगों को रेखा खींचना है। चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 32 नंबर। रेटिना से जुड़े 2 तंतु के नाम लिखें। रेटिना से जुड़े 2 तंतु के नाम, पहला देखिए छड़नुमा, दूसरा शंकुनुमा। पहला छड़नुमा, दूसरा शंकुनुमा, याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 33 नंबर। ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के क्या अर्थ हैं? एक उदाहरण दें। तो इसका उत्तर देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2 गिव्स 2NO - 43.2
केल्विन। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो यहाँ पर NO बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का शोषण हो रहा है, माइनस हो रहा है ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर देखिए उष्मा माइनस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर यूज हो रहा है, खपत हो रहा है, उष्मा का शोषण हो रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए C+O2 गिव्स CO2 प्लस 94.45 केल्विन। तो यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन को मिला देंगे, CO2 बनेगा, साथ में ऊष्मा भी रिलीज होगा, तो इसको ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 43 नंबर, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर देखिए, अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं, इस कारण अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता। इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए 35 नंबर, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में लार की भूमिका बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, मानव के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि, यहाँ पर लार ग्रंथि होगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है। इस रस में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पाचित होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 36 नंबर, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? तो इसका उत्तर देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वतः होती है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसे हम अपने अनुसार नियंत्रित और परिवर्तित करते हैं। फिर देखिए 37 नंबर, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुतायत से पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि है, जिसके द्वारा एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं, जो बीजाणुधानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं, वहाँ वे पुनः नए नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है तथा कुछ बीजाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है, जैसे राइजोपस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 38 नंबर, जैविक आवर्धन क्या है? जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है? तो इसका उत्तर देखिए, जैव अनिम्नीकरणीय रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीरों के वसीय ऊतकों में संचित होते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः ये रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप में पहुंचते हैं और संचित हो जाते हैं। वहाँ मनुष्य के वसीय ऊतकों में इन पदार्थों का सांद्रण बढ़ता रहता है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। हाँ, पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होगा तथा सर्वोच्च स्तर पर जैव आवर्धन सर्वाधिक होगा। अब देखिए अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर देखिए, ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणुसूत्र O3 है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अपने परमाणु में टूट जाता है तथा प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन का अणु बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए O2 पराबैंगनी किरण मिलकर देखिए 2 अलग अलग हो गया, और यहाँ पर देखिए O+O2 गिव्स
O3 यानी कि ओजोन, ये O3। देखिए O2 हमारे लिए प्राणदायक वायु है, इसके बिना हम लोग 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। वहीं पर O3 बहुत विषैला होता है, लेकिन हम ये जरूरी है क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन ही रोकता है। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले घातक पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेती है तथा उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। इस प्रकार यह पृथ्वी के परितंत्रों के लिए सुरक्षा छतरी का कार्य करती है। पराबैंगनी विकिरण जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि भयानक बीमारियां होती है। यह पौधों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त कर देता है। अब देखिए खंड ग, लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर देखिए 39 नंबर, 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। प्रतिबिंब का आकार तथा आकृति ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए U आपका -27 सेंटीमीटर हो जाएगा, H1 7 सेंटीमीटर, F इक्वल टू -18 सेंटीमीटर B यहाँ पर निकालना है और H2 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दर्पण सूत्र से हम लोग इसको निकालेंगे कि 1/B + 1/U इक्वल टू 1/F। तो यहाँ पर हम लोग 1/B का वैल्यू निकालेंगे तो 1/F - 1/U हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम लोग सोल्व कर देंगे तो यहाँ पर 1/B इक्वल टू आ जाएगा 1/45, लेकिन माइनस में आएगा। तो यहाँ पर B इक्वल टू हो जाएगा -45। अब यहाँ पर देखिए M इक्वल टू -B/U होता है। वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, -2 हो जाएगा। आगे देखिए पुनः M इक्वल टू H2/H1 और यहाँ पर देखिए M का वैल्यू -2 है, H2 हम लोगों को निकालना है और H1 का वैल्यू 7 है। अब यहाँ पर देखिए H2 का वैल्यू निकालेंगे तो 7 और -2 गुना हो जाएगा तो -14 हो जाएगा। तो यहाँ पर H2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से प्रकृति जो होगा वो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। आकार जो होगा 14 सेंटीमीटर और वस्तु से बड़ा बनेगा। यही इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 40 नंबर देखिए, अपवर्तनांक की परिभाषा लिखे। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की इस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। अतः N इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। अभी देखिए 41 नंबर, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो इसका उत्तर देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे कम तथा नीले रंग कम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 42 नंबर देखिए, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊर्जा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक उदाहरण लिखना है जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखिए पहला देखिए, ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में उपयोग। यहाँ पर देखिए CaCO3, उसको हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे तो CaO + CO2 बन जाएगा। उसके बाद देखिए ऊर्जा का प्रकाश के रूप में उपयोग। यहाँ पर देखिए 2AgCl को प्रकाश में रख देंगे, धूप में रख देंगे तो Ag + Cl अलग अलग हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 3 नंबर, ऊर्जा का विद्युत के रूप में उपयोग। यहाँ पर देखिए 2H2O
विद्युत अपघटन करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 43 नंबर, अम्ल वर्षा क्या है? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? तो इसका उत्तर देखिए, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आश्रित जल में H+ आयन अलग नहीं होते हैं। वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियाँ उपस्थित रहती है। आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा का जल विद्युत का चालन करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 44 नंबर, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो इसका उत्तर देखिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वाथनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। बी नंबर देखिए, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को लिखें। पहला देखिए, ये प्रायः रवादार, ठोस तथा थोड़े कठोर हैं क्योंकि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। दूसरा देखिए, इनके गलनांक एवं क्वाथनांक उच्च होते हैं। तीसरा, ये प्रायः जल में घुलनशील तथा कार्बनिक घोलकों, किरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन आदि में अघुलनशील होते हैं। फिर देखिए चौथा, ठोस अवस्था में ये विद्युत के चालन नहीं करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 45 नंबर, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर देखिए, जीव के शरीर में अनगिनत प्रकार के जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। इन अभिक्रियाओं की निश्चित गति होती है। इन अभिक्रियाओं को संचालित करने वाले अंग आपसी तालमेल या समन्वय से कार्य करते हैं तथा जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि अभिक्रियाओं की दर पर नियंत्रण रखा जाए और इसके लिए अंगों के बीच समन्वय भी अनिवार्य है। अतः किसी जीव के जीवित रहने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अनिवार्य है। ये दोनों कार्य तंत्र और हार्मोनों द्वारा संपादित किए जाते हैं। अब देखिए 46 नंबर, दिए गए चित्र में ए और बी को नामांकित करें तथा बी के कोई दो कार्य लिखें। यहाँ पर देखिए ए और यहाँ पर बी का दो कार्य लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला ए क्या है? ए आपका अंडाशय है। ए क्या है? अंडाशय है। दूसरा देखिए डिंब वाहिनी, जिसको इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, फेलोपियन नलिका। यहाँ पर बी, ये वाला भाग। तो देखिए बी का यानी कि डिंब वाहिनी का कार्य, पहला देखिए अनाडुओं को गर्भाशय तक पहुँचाना और दूसरा निषेचन में सहायक होना। ये दो कार्य है डिंब वाहिनी का या फेलोपियन ट्यूब का। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 नंबरी प्रश्न, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देखिए 47 नंबर, पहला, प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर देखिए, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। इसका SI मात्रक ओम है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला देखिए चालक की लंबाई, दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा उसके पदार्थ की प्रकृति। फिर देखिए बी नंबर, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम, 1 ओम और 11 ओम हो? तो इसका उत्तर देखिए, पहले 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 1/R = 1/R1 + 1/R2 = 1/3 + 1/6 = यहाँ पर 3/6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे तो फिलहाल अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए R का वैल्यू आ जाएगा 6/3। यहाँ पर देखिए 1/R का वैल्यू है 3/6, तो R का वैल्यू जस्ट उल्टा हो जाएगा। R का वैल्यू हो जाएगा 6/3। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 ओम निकल जाएगा। अब इस प्रकार प्राप्त 2 ओम को 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब समतुल्य प्रतिरोध जो है वो
2 जोड़ 2 यानी कि 4 ओम हो जाएगा। अगर देखिए दूसरा नंबर, तीनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तीनों को, तो यहाँ पर देखिए 1/R इजिकल टू 1/2 + 1/3 + 1/6 हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो 6/6 काट देंगे तो 1 आएगा, यानी कि R इजिकल टू 1 ओम आ चुका है। अब देखिए तीसरा नंबर, तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 3 जोड़ 6 बराबर 11 ओम। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 48 नंबर, पहला, विद्युत चुंबक क्या है? एक परिनालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? तो इसका उत्तर देखिए, विद्युत चुंबक वैसे चुंबक जिनमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो जाती है। परिनालिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के क्षेत्र के समान होता है। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जिस छोर से धारा प्रवेश करती है वह दक्षिणी ध्रुव तथा जिस छोर से धारा निकलती है वह उत्तरी ध्रुव बन जाता है। इस तरीके से आपको डायग्राम भी बना लेना है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट है बी नंबर, भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर देखिए, भूसंपर्क तार घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित धातु की प्लेट के साथ जुड़ा होता है। यह सुरक्षा का साधन है और विद्युत सप्लाई यानी कि आपूर्ति को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता है। धातु के साधित्रों को भूसंपर्कित करने पर पृथ्वी धारा के प्रभाव के लिए लगभग शून्य प्रतिरोध का पथ प्रदान करती है और धारा हमारे शरीर से नहीं गुजरती है और हम गंभीर झटके से बच जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 49 नंबर, पारा यानी कि पारद के एक मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखे। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है? पारा धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षण में प्रयुक्त समीकरण को लिखे। देखिए उत्तर, अयस्क सीने बार से निकाला जाता है, सूत्र है HgS। इस अयस्क को भंजन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। निष्कर्षण का समीकरण देखिए 2HgS + 3O2, इसको हिट करेंगे उष्मा देंगे तो HgO + SO2 आएगा। उसके बाद देखिए HgO को फिर से उष्मा देंगे तो Hg + O2 मिल जाएगा हम लोगों को। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन, पहला नंबर ए नंबर, संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दें। तो इसका उत्तर देखिए, संकलन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिकों में प्रतिकारकों का योग होता है उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए C2H4 + H2, यहाँ पर निकेल के साथ इसको हम लोग हिट करेंगे तो मिल जाएगा इथेन C2H6। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं समूह यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CH4 + Cl2, सूर्य का प्रकाश, इसको हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे तो CH3Cl + HCl हम लोगों को प्राप्त होगा। देखिए बी नंबर, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक उपयोग क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। यहाँ पर देखिए इथाइन को हम लोग हाइड्रोजन के साथ हिट करेंगे, निकेल यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा, इसको हिट करेंगे तो इथीन बन जाएगा। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा यानी कि वनस्पति घी बनाने वाले उद्योग में होता है। यहाँ पर देखिए खाद्य तेल + H2
निकल के साथ हिट करेंगे तो वनस्पति घी बन जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर, मिसेल क्या है? जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? तो इसका उत्तर देखिए, मिसेल साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग आंतरिक हिस्से में होता है एवं आयनिक भाग सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। साबुन के अणु के दो मुख्य भाग हैं, एक जल रागी और दूसरा जल विरागी भाग। कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल विरागी होता है और आयनिक भाग जिसमें सोडियम या पोटेशियम परमाणु होता है वह जल रागी होता है। यह जब पानी जिसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तब अपने अवशिष्ट भाग के कारण जलरागी भाग बाहर जल की ओर होता है। इस प्रकार मिसेल बनते हैं। इथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है, अतः इसमें जलरागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता है, अतः इथेनॉल में साबुन घोलने पर मिसेल नहीं बनेंगे। देखिए 51 नंबर, मनुष्य में श्वसन तंत्र का चित्र बनाएं। तो देखिए पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, हृदय का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबको लेबल करना पड़ेगा, नासा गुहा, मुख, कंठ, श्वास नली, प्रधान श्वासनी, उसके बाद फुसफुस को। उसके बाद देखिए बी नंबर, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पर मनुष्य एक जटिल शारीरिक संरचना वाला विकसित प्राणी है, अतः साधारणतः विकसित क्रिया द्वारा इसके फेफड़ों के बीच गैसीय विनिमय संभव नहीं है। कुपिका भित्तियों में पाए जाने वाले रक्त का श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। यह ऑक्सीजन को स्थल तक छोड़कर पुनः हीमोग्लोबिन बन जाता है। यह रक्त में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाकर कुपिकाओं में छोड़ देता है। फेफड़ों के चिपकने पर कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः बाहर निकल जाती है। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो फेफड़े से पैर तक ऑक्सीजन लगभग 3 वर्षों में पहुंच पाती। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं, वहीं पर देखिए हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 52 नंबर, पहला नंबर, प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्तर, संस्करण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरा, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी हैं? तो इसका उत्तर देखिए, मेंडल के प्रयोगों से पता चलता है कि यदि दो परस्पर प्रतिरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच यदि कृत्रिम परागण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, जबकि दूसरा लक्षण भी उन पौधों में सुरक्षित रहता है और अप्रभावी अवस्था में होता है। दूसरी पीढ़ी में इस लक्षण के प्रकट हो जाने से इस बात की पुष्टि होती है। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर उदाहरण में देखिए, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, दोनों को क्रॉस करवा देंगे तो यहाँ पर देखिए सभी लंबे पौधे, यहाँ संकर लंबे पौधों के भीतर बौनेपन के लक्षण यानी कि स्मॉल टी अप्रभावी हैं। देखिए सी नंबर, जीन प्रवाह तथा जीन पूल को समझाएं। तो इसका उत्तर देखिए, जीन प्रवाह क्या है? देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनों का स्थानांतरण जीन प्रवाह कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं सम्मिलित होती है, जैसे परागकणों का दूर तक उड़कर जाना, मनुष्यों का दूसरे देशों में जाना। देखिए जीन पूल, किसी आबादी के ऐसे सभी सदस्यों के जीनों की कुल संख्या जिसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है, जीन पूल कहलाता है। इस वीडियो में मैंने आप सभी को साइंस का यानी कि 20 फरवरी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको रट लेना है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, जाकर सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।